हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। मैं डॉक्टर सुशील आपका फिजिक्स में हेल्प चैनल में तहे दिल से स्वागत करता हूं। आजकल हम कर रहे हैं क्लास 12th की केमिस्ट्री को और उसका कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3। और पिछली क्लास में हमने आपको गिब्स एनर्जी के बारे में बताया था। आज वही से टॉपिक को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं और एनसीईआरटी का जो हमारा अगला पॉइंट है वो है एनसीईआरटी का पॉइंट 3.4, जो कि हमारा वैद्युत अपघटनी विलयनों का चालकत्व, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। इसमें जो शब्द आए हैं, पहला है वैद्युत अपघटनी विलयन और दूसरा शब्द आया चालकत्व। तो सबसे पहले हम इनको एक्सप्लेन करते हैं। तो पहला हमारा है वैद्युत अपघटनी विलयन। वैद्युत अपघटनी विलयन, क्या अर्थ हुआ इसका? वैद्युत अपघटनी विलयन का अर्थ है एक ऐसा विलयन जिसमें कि धन आयन तथा ऋण आयन उपस्थित हों, यानी कि एक ऐसा विलयन जिनमें आयन प्रचुर मात्रा में उपस्थित हों, उसको हम कहते हैं वैद्युत अपघटनी विलयन। और कैसे इसका निर्माण होता है? आप जल ले लीजिए और जल में हमने कहा सोडियम क्लोराइड आपने डाल दिया, तो क्या होता है? सोडियम क्लोराइड में Na अलग चले जाता है, Cl अलग चले जाता है। Na के कारण धन आयन उत्पन्न होता है, क्लोरीन के कारण ऋण आयन उत्पन्न होता है, क्लोरीन आयन के कारण ऋण आयन उत्पन्न होता है। तो वो क्या हो गया? उस विलयन में जल में नमक मिलाने से उसमें धन आयन और ऋण आयन उपस्थित हो गए और ऐसे ही विलयन को हम कहते हैं वैद्युत अपघटनी विलयन। ठीक इसी प्रकार यदि जल में आप KCl मिला दीजिए तो K का जो आयन बनेगा वो धन आयन बनेगा और क्लोरीन का जो होगा वो ऋण आयन होगा। तो उस प्रकार का विलयन भी क्या कहलाएगा? वैद्युत अपघटनी विलयन। तो पहली जो हम परिभाषा लिख रहे हैं वैद्युत अपघटनी विलयन की, वो लिख रहे हैं एक ऐसा विलयन जिसमें आयन उपस्थित हों। कौन कौन से? जैसे हम लिखते हैं धन आयन तथा ऋण आयन आयन उपस्थित हो, वैद्युत अपघटनी विलयन कहलाता है। तो एक ऐसा विलयन जिसमें आयन उपस्थित हो वैद्युत अपघटनी विलयन कहलाएगा। एग्जाम्पल मैं दे देता हूं आपको। जल में NaCl या KCl मिलाने पर Na प्लस तथा Cl माइनस आयन या इसको ब्रैकेट में लिख लेते हैं, या K प्लस तथा Cl माइनस आयन उत्पन्न हो जाते हैं। तो इस स्थिति में जो हमारा सोडियम क्लोराइड से घुला हुआ जो विलयन होगा वो हमारा वैद्युत अपघटनी विलयन कहलाएगा। तो मुझे लग रहा है इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो पहला वर्ड था वैद्युत अपघटनी विलयन, वो तो आपको समझ में आ गया आखिर क्या होता है। सेकंड हम कहते हैं चालकत्व क्या होता है। तो चालकत्व को डिफाइन करते हैं। चालकत्व जिसे हम कंडक्टेंस कहते हैं, क्या कंडक्टिविटी कहते हैं। चालकत्व का अर्थ होता है कि देखिए, हम जब आयनों की बात करते हैं तो यहां पर एक शब्द आता है फिजिक्स में जिसे हम कहते हैं वैद्युत धारा। और वैद्युत धारा का अर्थ होता है आवेशों का प्रवाह। अब विद्युत धारा के उत्पन्न होने के कई कारण हैं, उसमें से पहला कारण हम कह सकते हैं वह है आयनों का प्रवाह। और चालकत्व का अर्थ होता है कि किसी विलयन का वह गुण जिसके द्वारा वह आयनों के प्रवाह में कितना सहयोग कर रहा है, उनको कितना हम कह सकते हैं इजीनेस दे रहा है कि वो आसानी से आयन एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंच जाएं, इलेक्ट्रोड के एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंच जाएं, उसी को हम क्या कह देते हैं? हम कहते हैं उसको चालकत्व उसका। तो चालकत्व को कैसे डिफाइन करेंगे? हम कहते हैं किसी विलयन का वह गुण जो आयनों के प्रवाह में योगदान करे।
अर्थात आयनों को आसानी से प्रवाहित होने दे, बल्कि प्रवाहित की जगह हम कह सकते हैं एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाने के लिए प्रेरित कर सके, अर्थात आयनों को आसानी से प्रवाहित होने दे उसे उस विलयन का चालकत्व कहते हैं, अब हो सकता है आप में से कुछ बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा सर कुछ मजा नहीं आया, चालकत्व समझ में नहीं आया। तो प्यारे बच्चों, चालकत्व को अच्छे से समझने के लिए हम एक और चीज को समझेंगे जिसे हम कहते हैं प्रतिरोध। तो उससे पहले मैं आपको ये बताता हूं आखिर विद्युत धारा के प्रवाहित होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो पहले समझते हैं विद्युत धारा क्या है। विद्युत धारा जिसे इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। तो विद्युत धारा हमने कहा, विद्युत धारा क्या है? आवेशों के प्रवाह को ही विद्युत धारा कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। तो हमने क्या कहा आपको? आवेशों के प्रवाह को ही विद्युत धारा कहते हैं। तो अब आवेश बहेंगे तो विद्युत धारा उत्पन्न होगी। अब आवेश को हम कितने प्रकार से समझ सकते हैं, कितने तरीके के हो सकते हैं, आप ये भी कह सकते हैं। तो जो आवेश होते हैं उसको हम कहते हैं ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है आवेश जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन, और इसका उपयोग होता है, इलेक्ट्रॉन जो होता है आवेश के रूप में, इसमें आप जानते हैं ऋणावेश होता है। कैसा आवेश होता है? एक ऋणावेश होता है। और यह कहां पर होता है? जितनी भी धातुएं होती हैं, धातुओं में धारा का जो प्रवाह होता है, विद्युत धारा का प्रवाह जो होता है वो इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के कारण ही होता है, इलेक्ट्रॉनों के चलने के कारण होता है। अर्थात धातुओं में जो आवेश का जो रूप है वह क्या है? इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन चलेंगे किसी धातु के अंदर तो हम कहेंगे विद्युत धारा बहेगी। तो पहली बात यहां पर आ गई। दूसरा, आवेशों का दूसरा रूप जिसे हम कहते हैं कोटर, यह है कोटर या होल। और इसमें कैसा आवेश होता है? ये होता है धन आवेश। और यह कहां पर उपयोग में आता है? ये होता है हमारा अर्धचालकों में। कहां आता है ये? अर्धचालकों में विद्युत धारा का जो प्रवाह होता है वो इलेक्ट्रॉनों के तथा कोटरों के सहयोग से होता है। आप इस बात को समझिए। तो हमने 2 प्रकार बता दिया आपको आवेशों के। तीसरा जो होता है वो हम केमिस्ट्री में यूज करेंगे जिसे हम कहते हैं आयन। और ये हमारे धन या ऋण दोनों प्रकार के हमारे आयन होते हैं। और कहां होता है इसका? वैद्युत अपघट्यों में। वैद्युत अपघट्यों में जो आवेश का प्रवाह होता है वह आयनों के रूप में होता है। तो हमने इस तीसरे वाले में ही फोकस करना है यहां पर केमिस्ट्री में। तो मुझे लग रहा है अब आपको यह बात समझ में आ गई होगी कि आखिर विद्युत धारा कैसे बहती है। विद्युत धारा के बहने का मूल कारण है आवेश का प्रवाह। आवेश किसी भी प्रकार का हो सकता है, ठोसों में या धातुओं में वो इलेक्ट्रॉन के रूप में प्रदर्शित होता है। हम कह सकते हैं अर्धचालकों में कोटर या होल के रूप में प्रदर्शित होता है। और वैद्युत अपघट्यों में वह किस के रूप में होता है? आयनों के रूप में प्रदर्शित किया जाता है उसे। तो ये हमारा क्या हो गया? आवेशों का प्रकार हो गया। अब हम यहां से समझते हैं आगे। अभी हमने आपको चालकत्व की परिभाषा की कि चालकत्व किसी विद्युत अपघट्य का, या आप ठोसों में भी ले सकते हैं इसको, इन तीनों ही स्थितियों में ले सकते हैं, चाहे धातुएं हैं, अर्धचालक हैं या वैद्युत अपघट्य हैं। कहीं पर भी हम इस चालकत्व को परिभाषित कर सकते हैं कि चालकत्व किसी पदार्थ का, चाहे वो ठोस हो, चाहे वो अर्धचालक हो, चाहे वो धातु हो, अथवा को वैद्युत अपघट्य विलयन हो। तो चालकत्व किसी पदार्थ का चालकत्व इस बात को प्रदर्शित करता है कि वह पदार्थ धारा के मार्ग में, आवेशों के प्रवाह में कितनी अधिक सुविधा प्रदान कर रहा है, कितना इजीनेस दे रहा है, कितने आसानी से उनको कह रहा है कि भाई आओ जाओ, एक तरफ से आओ दूसरी तरफ जाओ। और
इलेक्ट्रॉन जितनी तेजी से एक सिरे से दूसरे सिरे तक बहेंगे, हम कहेंगे विद्युत धारा का मान भी उतना ही अधिक होगा। तो अब हम यहां पर एक बात को और समझ रहे हैं जिसे हम कहते हैं प्रतिरोध। यह हमारा काफी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, और यह हमारा था प्रतिरोध, जिसे इंग्लिश में रेजिस्टेंस कहा जाता है। रेजिस्टेंस, ये तो आप जानते हैं, वैद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट, और ये चालकत्व जिसको हमने कंडक्टेंस नाम दिया है यहां पर, वो है। तो प्रतिरोध क्या है? प्रतिरोध बिल्कुल चालकत्व का उल्टा परिभाषा है। चालकत्व है कि कोई पदार्थ विद्युत धारा के या आवेश के प्रवाह के मार्ग में कितनी सुविधा दे रहा है, कितना उसको इजी बना रहा है। प्रतिरोध क्या है? प्रतिरोध किसी पदार्थ का वह गुण है, किसी धातु का, अर्धचालक का, या आप कह सकते हैं वैद्युत अपघटनी विलयनों का वह गुण है जो कि आवेशों के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करता है। देखिए, शब्दों को आपको यदि गहराई से समझेंगे, उनके अर्थ समझेंगे, तो आगे की चीजें समझने में आपको काफी आसानी होगी। केवल यह नहीं है कि प्रतिरोध एक अवरोध उत्पन्न करता है, वो क्यों करता है, कैसे करता है, इन सब चीजों को आपको डीपली समझना चाहिए। तो हमने कहा प्रतिरोध किसी धातु का, किसी पदार्थ का, किसी अर्धचालक का, किसी वैद्युत अपघटनी विलयन का वह गुण है जो आवेशों के प्रवाह में प्रतिरोध उत्पन्न करता है, अवरोध उत्पन्न करता है। पदार्थों के उसी गुण को क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। तो परिभाषा लिख लेते हैं। हम लिखते हैं किसी पदार्थ का, अब पदार्थ हमने कहा कुछ भी हो सकता है, धातु भी हो सकती है, अर्धचालक भी हो सकते हैं, वैद्युत अपघट्य भी हो सकते हैं। किसी पदार्थ का वह गुण जिसके द्वारा वह, हम कहेंगे आवेशों के प्रवाह में अवरोध उत्पन्न करे, प्रतिरोध कहलाता है, प्रतिरोध कहलाता है। तो मुझे लग रहा है प्रतिरोध की डेफिनेशन भी अब आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। इसको अब हम डिटेल में समझेंगे, तो आप एक बार इसे नोट कीजिए, फिर हम प्रतिरोध की, जहां से पहली बार इसकी हम कह सकते हैं समझ उत्पन्न हुई थी ओम के नियम से, फिर हम उसके द्वारा इस प्रतिरोध को समझते हैं। तो प्यारे बच्चों, अभी हमने प्रतिरोध को समझा कि प्रतिरोध किसी भी पदार्थ का वह गुण है जो कि आवेश प्रवाह के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करता है। वो चाहता है कि यह आवेश आगे न बढ़े, और जिस पदार्थ में जितना अधिक यह गुण होगा, हम कहेंगे उसमें विद्युत धारा बहने की संभावना उतनी ही कम होती चली जाएगी। अब प्रतिरोध को हम जो मेनली समझते हैं वह समझते हैं हम ओम के नियम से। तो सबसे पहले अब हम समझ रहे हैं ओम का नियम, जिसे हम ओम्स लॉ कहते हैं। क्या कहता है ओम का नियम? ओम के नियम के अनुसार कि किसी चालक के सिरों के बीच बहने वाली धारा, हमको एक चालक ले लें और उसके दो सिरे ले लें, उनके बीच में जो धारा बहेगी वह धारा उस चालक के सिरों के बीच जो विभवांतर उत्पन्न होगा उसके अनुक्रमानुपाती होती है। तो पहले परिभाषा लिख लें, फिर आपको इसको डिटेल में समझाते हैं। आपने छोटी क्लासों में, क्लास 9th में, क्लास 10th में भी यह परिभाषा जरूर पढ़ी होगी। तो क्या कहा हमने? ओम के नियम के अनुसार लिखते हैं, इसके अनुसार किसी चालक के सिरों के बीच बहने वाली धारा उस चालक के सिरों के बीच के विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती है। अनुक्रमानुपाती होती है। तो क्या कहा? किसी चालक के सिरों के बीच बहने वाली धारा, मान लेते हैं मैंने एक चालक ले लिया, एक कंडक्टर ले लिया, ये अब इसके सिरे कौन सा है? एक सिरा ये सिरा हो गया, एक सिरा ये सिरा हो गया। अब इसमें धारा बह रही है, मान लेते हैं धारा की दिशा ये वाली है,
आई। तो किसी चालक के सिरों के बीच बहने वाली धारा, ये शब्द आया धारा यानी कि आई, उस चालक के सिरों के बीच के विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती है। तो इन सिरों के बीच का जो विभवांतर आया है, देखिए, एक होता है विभव और एक होता है विभवांतर। विभवांतर होता है दो विभवों का अंतर। तो जैसे हम सेल कहते हैं, तो सेल में भी इलेक्ट्रोड जो दो होते हैं हमारे पास, जिसको एक को हम कहते हैं एनोड, एक को कहते हैं कैथोड। एनोड और कैथोड के हम कह सकते हैं इन इलेक्ट्रोडों के बीच के विभव के अंतर को ही क्या कहते हैं, सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये हमारा क्या है, विभवांतर। जिसे हम V से रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्या कह रहे हैं कि बीच में बहने वाली धारा चालक के सिरों के बीच के विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती है। तो I अनुक्रमानुपाती है किसके, V के। V अनुक्रमानुपाती I है। इस संबंध में एक बात और समझिएगा आप कि इसने साफ कहा है जो बहने वाली धारा होगी वो विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होगी। यदि विभवांतर शून्य हो जाए तो धारा नहीं बहेगी। धारा किस बात पर निर्भर कर रही है, धारा क्यों बह रही है, उसका मूल कारण है इन दो सिरों के बीच, नाम ले लेता हूं इनका, मान लेते हैं ये ए सिरा है, ये बी। तो ए बी सिरों के बीच जो विभवांतर है उसके कारण विद्युत धारा बह रही है। विद्युत धारा बहने से विभवांतर उत्पन्न नहीं होता प्यारे बच्चों, विभवांतर उत्पन्न होने से विद्युत धारा बहती है। इस बात को समझिएगा। इसलिए V अनुक्रमानुपाती है I के। तो अब अनुक्रमानुपाती का निशान हटा देते हैं, तो एक हम कांस्टेंट ले लेते हैं R। तो ये हमारे पास सूत्र आ गया V बराबर IR या V बराबर RI। ये मेन हमारे पास फार्मूला आ गया, जहां R जिसे अनुक्रमानुपाती नियतांक कहते हैं उसे ही हम क्या कहते हैं, उस चालक का प्रतिरोध कहते हैं। जहां R अनुक्रमानुपाती नियतांक है, अनुक्रमानुपाती नियतांक है, इसे ही चालक का प्रतिरोध कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। और ये जो हमारा ओम का नियम है, यदि इसको पूरा लिखा जाए तो इसमें लिखा जाता है यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं अपरिवर्तित हो तो उस चालक के सिरों के बीच बहने वाली धारा उस चालक के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती है, ऐसे देते हैं। तो पहले मैंने शब्द बोला यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं अपरिवर्तित हो। भौतिक अवस्थाएं क्या होती है, उसका ताप हो गया, उसका दाब हो गया, इस तरीके की भौतिक अवस्थाएं कहलाती हैं। तो ये जो R जो है यह चालक पर निर्भर करता है और उसकी भौतिक अवस्थाओं पर निर्भर करता है, और यदि वो परिवर्तित हो जाती है तो R भी परिवर्तित हो जाता है। तो सबसे पहले हम R किन किन भौतिक राशियों पर निर्भर कर रहा है इसको भी समझ लेते हैं। तो इसके लिए आगे देखते हैं हम, जो हम देखते हैं कि जो R है प्रतिरोध R, जो R होता है, पहली बात है कि R अनुक्रमानुपाती होता है L के, यानी कि चालक की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है प्रतिरोध। जैसे जैसे चालक की लंबाई बढ़ाएंगे वैसे वैसे जो प्रतिरोध का मान होगा बढ़ता चले जाएगा। आप तार का छोटा सा टुकड़ा लेंगे तो वो कम प्रतिरोध उत्पन्न करेगा। यदि चालक के टुकड़े की लंबाई बढ़ाते जाओगे तो उत्पन्न प्रतिरोध का मान भी बढ़ता चला जाएगा, पहली बात। दूसरा R ये व्युत्क्रमानुपाती होता है A के। ये L क्या है, मैंने कहा ये है चालक की लंबाई, और ये A क्या है, जहां A चालक के परिच्छेद का क्षेत्रफल, जिसे एकांक परिच्छेद भी कहते हैं, चालक के एकांक परिच्छेद का क्षेत्रफल। यानी कि मैंने कोई एक ऐसे करके तार लिया, ये हमारा तार है, इसमें यहां पर मैंने एक कटिंग कर दी, एक पतली सी एक स्लाइस निकाल ली यहां से पतली सी। तो स्लाइस किस प्रकार से होगी, इस प्रकार से होगी ना। तो इस स्लाइस का जो क्षेत्रफल होता है, यदि तार गोलाकार है, इस प्रकार से बेलनाकार है, तो यही इसका क्या कहलाएगा, एकांक परिच्छेद का क्षेत्रफल, जिसकी वैल्यू हमने कहा A है।
तो जो प्रतिरोध होता है वो एकांक परिच्छेद के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यदि तार की बात करें तो तार जैसे जैसे मोटा होता चले जाएगा उसका परिच्छेद का क्षेत्रफल बढ़ता चले जाएगा, और प्रतिरोध में और एकांक परिच्छेद के क्षेत्रफल में जो संबंध है वो है व्युत्क्रमानुपाती का। इसका अर्थ है यदि क्षेत्रफल का मान बढ़ेगा, तार मोटा मोटा होगा, तो प्रतिरोध घटेगा, और यदि इस प्रतिरोध का मान क्या होगा, हम कह सकते हैं कम होगा, यानी कि तार जैसे जैसे पतला होता जाएगा वैसे वैसे आर की वैल्यू क्या होती जाएगी, प्रतिरोध का मान बढ़ता चले जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, इसीलिए आप देखते होंगे बहुत सी चीजों में जो हमारे हैवी अप्लायंसेस होते हैं जैसे एसी उसी, उनमें आप देखना कॉपर के मोटे मोटे वायर्स का यूज किया जाता है। तो मुझे लगता है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। इन दोनों का एक रिलेशन निकालें तो आर अनुक्रमानुपाती होगा L/A के, यहां पर हमें पता चल गया। और यदि अनुक्रमानुपाती का निशान हटा दिया जाए तो एक कांस्टेंट और आ जाता है रो इंटू L/A। एक इस फॉर्मूले को भी आपने ध्यान रखना है। तो अब इसको डिटेल में बताने से पहले आपको एक चीज और पता होनी चाहिए कि जो हमने R बताया था, प्रतिरोध R, इस R का जो मात्रक होता है वो हमारा होता है ओम। आर को ओम में नापा जाता है, और इसका जो संकेतांक होता है वो इस प्रकार से बनाया जाता है जिसे हम कहते हैं ओमेगा, इस प्रकार से कहते हैं। और यदि आप कहें एमकेएस पद्धति में क्या मात्रक होगा तो आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। V बराबर क्या है, RI, तो यहां से आपका निकलता है R = V/I। V को किस में नापते हैं, वोल्ट में, और I को किस में नापते हैं, एम्पियर में। तो R का मात्रक क्या हो गया, वोल्ट बटे एम्पियर, और इसी को मैंने कहा क्या कह देते हैं, ओम भी कहते हैं। तो R का मात्रक आपको पता चल गया होगा। तो अब हमने कहा कि हमारे को यह पता चल गया कि R जो है वो रो इंटू L/A के बराबर है। अब बात आती है ये जो नया नियतांक है ये क्या चीज है भाई, ये रो क्या चीज है, ये हमारा होता है अनुक्रमानुपाती नियतांक, और इसे हम कहते हैं विशिष्ट प्रतिरोध। ध्यान रखिएगा यहां पर शब्द आ रहा है विशिष्ट प्रतिरोध। तो मैं क्या कहा, हमने कहा जहां रो क्या है, अनुक्रमानुपाती नियतांक, या इसे ही हम क्या देते हैं विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध। और अब IUPAC ने कहा है कि इसको विशिष्ट प्रतिरोध की जगह एक शब्द प्रतिरोधकता से प्रदर्शित कीजिए। तो इसे अनुक्रमानुपाती नियतांक या विशिष्ट प्रतिरोध, या इसे हम कहते हैं प्रतिरोधकता। और ध्यान रखना ये जो शब्द है, ये जो रो है, इसको अब हम क्या कहते हैं, प्रतिरोधकता से ही इसको संदर्भित करते हैं, इसको जानते हैं। कहीं विशिष्ट प्रतिरोध आए तो भी समझ जाना ये क्या है, प्रतिरोधकता ही है। इतनी बात आ गई। अब बात आ गई कि ये प्रतिरोधकता तो है, अब इसका मात्रक क्या होगा। प्रतिरोधकता का मात्रक हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। यहां से हम निकालें तो ये रो बराबर, देखिए R यहां पर पहले से था, A की ऊपर गुणा होगी, L की नीचे गुणा होगी, तो क्या आ जाएगा R इंटू A/L। अब देखिए मात्रक कैसे निकालेंगे, R का मात्रक क्या हो गया, ओम। A क्या है, यह है क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर। नीचे क्या है, लंबाई, लंबाई का मात्रक क्या हो गया, मीटर। तो क्षेत्रफल का मात्रक मीटर गुणा मीटर, लंबाई का मात्रक बटे मीटर। तो कैसे करेंगे, लिखेंगे मीटर स्क्वायर बटे मीटर। तो देखिए इसमें से इसकी दो में से एक घात कट जाएगी, तो क्या आ जाएगा, ओम मीटर। तो रो का ये तो हमारा हो गया फॉर्मूला, और रो का मात्रक हमारा यह बार हमारा क्या होता है, ओम मीटर। ये क्या होता है हमारा, ओम मीटर। तो मुझे लग रहा है इतनी बात आपको ये समझ में आ गई होगी। और विशिष्ट प्रतिरोध ध्यान रखिएगा, किसी पदार्थ का नैसर्गिक गुण है। ये भले ही सूत्र में आपको लग रहा होगा आर की तरह कि भाई क्षेत्रफल बढ़ाएंगे यानी कि ए की वैल्यू बढ़ाएंगे तो रो का मान बढ़ेगा, और आर एल की वैल्यू बढ़ाएंगे तो इस रो का मान घटेगा। लेकिन ऐसा नहीं है बच्चों,
वो आर के लिए तो वो नियम सही है जो मैंने आपको यहां दोनों के दोनों समझाए, लेकिन ये जो रो है जिसे हम विशिष्ट प्रतिरोध कह रहे हैं, जिसे मैंने प्रतिरोधकता कहा, यह किसी पदार्थ का नैसर्गिक गुण है। वो तार का इतना सा टुकड़ा लीजिए, आप तार का इतना बड़ा टुकड़ा ले लीजिए, तार पतला लीजिए, तार इतना बड़ा मोटा लीजिए, जो उसकी प्रतिरोधकता होगी या विशिष्ट प्रतिरोध होगा वो नहीं बदलने वाला। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे हम कहते हैं किसी पदार्थ का घनत्व होता है, घनत्व तो नहीं बदलता। आप लोहे का इतना सा टुकड़ा लीजिए, लोहे का बड़ा जहाज लीजिए, लोहे का घनत्व तो नहीं बदलेगा। ठीक उसी प्रकार से ये जो विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता है, यह किसी पदार्थ का नैसर्गिक गुण होता है, तो ये बदला नहीं जाता। तो यहां पे लिख भी लेते हैं, रो किसी पदार्थ का नैसर्गिक गुण होता है, गुण होता है। पहली बात यह समझ में आ गई। तो अब आप एक बार इसे नोट कीजिए, फिर हम पहले प्रतिरोध के आधार पर कैसे हम कह सकते हैं कि पदार्थों को कैटेगराइज करते हैं, उनका विभाजन करते हैं अलग अलग रूप में, फिर उसको समझेंगे। तो प्यारे बच्चों, अभी हमने प्रतिरोध को और प्रतिरोधकता को अच्छे से समझा। अब हम प्रतिरोध के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण कर सकते हैं, और उसके लिए हम साथ में एक और गुण ले रहे हैं जिसे हम कहते हैं चालकता। तो अब समझते हैं चालकत्व को, बल्कि कहेंगे चालकत्व। चालकत्व इंग्लिश में कहते हैं कंडक्टेंस। चालकत्व को मैंने भी आपको बताया था कि जो चालकत्व होता है वह हमारा होता है कि कोई पदार्थ किसी आवेश के प्रवाह के मार्ग में कितनी इजीनेस दे रहा है, कितना सुविधा दे रहा है कि आवेश को वो आसानी से प्रवाहित हो पाए। इसी गुण को हम क्या कहते हैं, चालकत्व कहते हैं, और परिभाषा हम लिखा चुके हैं। अब हम यहां पर आपको प्रतिरोध भी बता चुके हैं, तो ध्यान रखिएगा चालकत्व को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल जी से। चालकत्व जो हमारा होता है वह बराबर होता है 1 प्रतिरोध। चालकत्व में और प्रतिरोध में व्युत्क्रमानुपाती का संबंध होता है, बिल्कुल विपरीत चीजें हैं। प्रतिरोध क्या करता है, आवेश प्रवाह के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करता है, और चालकता क्या करती है, चालकत्व आवेश प्रवाह के मार्ग में सुविधा उत्पन्न करता है, कितना अधिक आसानी से आवेश क्या हो, प्रवाहित हो जाए एक सिरे से दूसरे सिरे तक। इसी गुण को कहते हैं उस पदार्थ का चालकत्व का गुण। तो मुझे लगता है ये बात समझ में आपको आ गई होगी। अब चालकत्व को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल जी, और यह बराबर होता है 1/r। तो ये G = 1/r के बराबर आ गया। तो अब हम कहें कि ये दोनों के दोनों विपरीत गुण है। देखिए प्रतिरोध क्या है, धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न कर रहा है, जबकि धारा के मार्ग में कह लीजिए या आवेश प्रवाह के मार्ग में कह लीजिए प्रतिरोध उत्पन्न कर रहा है R। यह उस गुण को बताता है, और G बताता है कि आवेश प्रवाह के मार्ग में या धारा के मार्ग में वह पदार्थ कितनी सुविधा उत्पन्न कर रहा है, कितनी सुविधा दे रहा है। दोनों विपरीत चीजें, इसलिए दोनों के संबंध जो है व्युत्क्रमानुपाती का संबंध है। अब यदि मात्रकों की बात करी जाए तो इसका जो मात्रक होता है वो होता है 1/ओम, और इसी को हम कहते हैं जो G का मात्रक, ये होता है सीमेंस, सीमेंस या प्रति ओम। इस प्रकार से हम क्या करते हैं, G को परिभाषित करते हैं। तो अब चालकत्व आपको समझ में आ गया। अब इसी चालकत्व के आधार पर हम पदार्थों का वर्गीकरण करते हैं। तो हमने कहा पदार्थों का चालकत्व के आधार पर वर्गीकरण, तो क्या होंगे, 3 प्रकार के हम पदार्थ लेंगे। पहला जिन्हें हम कहते हैं चालक, दूसरा जिन्हें हम कहेंगे अर्धचालक, और तीसरे को हम कहेंगे जिसे हम कहते हैं कुचालक। ये हमने 3 पदार्थ ले लिए जिनके आधार पर हम वर्गीकरण करना चाह रहे हैं। चालक कौन से पदार्थ होंगे, चालक वे पदार्थ हैं जिनकी चालकता
या चालकत्व, चालकत्व क्या होता है? अधिक। अब प्रतिरोध क्या होगा? बहुत कम होता है। ऐसे पदार्थों को हम कहते हैं चालक। सभी धातुएं और मिश्र धातुएं वह सब क्या होते हैं? चालकों की कैटेगरी में आती है। दूसरा हम चलें अर्धचालकों में। अर्धचालक वे जिनके भीतर से विद्युत धारा बहती तो है लेकिन बहुत कम मात्रा में बहती है। इसका अर्थ है कि ये पूर्ण रूप से धारा के मार्ग में बहुत अच्छे से सुविधा उत्पन्न नहीं करते हैं, बल्कि प्रतिरोध भी लगता है और हम कह सकते हैं धारा के मार्ग में सुविधा भी उत्पन्न होती है। ये दोनों गुण एक साथ काम करते हैं, चालकत्व का और प्रतिरोध का। तो लिखते हैं इसमें चालकत्व व प्रतिरोध हम कह सकते हैं दोनों क्या होते हैं? कम कम होते हैं। तो लिखते हैं इनका चालकत्व चालकों से कम होता है। और एग्जाम्पल क्या हो गए? अर्धचालक किनको कहते हैं? जैसे हमारे हो गए सिलिकॉन, जर्मेनियम, इस तरीके के जो पदार्थ हैं वो हमारे क्या होते हैं? अर्धचालक होते हैं। तो सिलिकॉन, जर्मेनियम ये। तीसरा आ गया कुचालक, यानी कि लिखे इनमें जिनका चालकत्व अत्यधिक कम होता है। यदि चालकत्व कम होगा तो प्रतिरोध का मान क्या होगा? काफी ज्यादा होगा। और इसके एग्जाम्पल क्या आ गए? हम कहते हैं रबड़, लकड़ी, इस प्रकार की चीजें क्या होती हैं? हमारी कुचालक होती हैं। तो मुझे लग रहा है अब आपको चालकत्व के आधार पर या आप कह सकते हैं प्रतिरोध के आधार पर हम क्या कर सकते हैं? पदार्थों का वर्गीकरण कर सकते हैं। 3 कैटेगरी में हमने इसको विभाजित कर दिया। तो इतनी बात आ गई। अब हम आगे समझते हैं कि विशिष्ट चालकता क्या होती है। प्यारे बच्चों, यदि आपने विशिष्ट प्रतिरोध को समझ लिया तो उसी के पैरेलल चलेंगे और आसानी से आप बाकी चीजें भी समझ पाएंगे। अब अगला मैंने कहा वह है हमारा विशिष्ट चालकता, और इसी को हम नाम दे देते हैं विशिष्ट चालकत्व कह लीजिए, इसे कहते हैं चालकता, विशिष्ट चालकत्व या चालकता। तो जैसे हमने विशिष्ट प्रतिरोध को प्रतिरोधकता कहा था, वैसे विशिष्ट चालकत्व को चालकता कहते हैं, ये भी समझ लीजिए। और परिभाषा क्या है? बिल्कुल, यदि विशिष्ट चालकता को हम जो प्रदर्शित करते हैं वह प्रदर्शित करते हैं K से, जिसे ग्रीक लेटर हमारे कॉपा जो होता है उससे प्रदर्शित किया जाता है। तो मैं लिखूं यदि चालकता, या यहां लिख लेते हैं या विशिष्ट चालकत्व, यह अनुक्रमानुपाती होता है या व्युत्क्रमानुपाती होता है 1/, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता के। तो चालकता को हमने कहा किससे प्रदर्शित करना है, बल्कि इसका निशान हटा करके सीधे इक्वल टू का निशान लगा लेते हैं। तो चालकता का किससे प्रदर्शित करना है? K से। क्या है ये? कॉपा, ग्रीक लेटर कॉपा। और ये अनुक्रमण बराबर हो गया प्रतिरोधकता यानी कि 1 विशिष्ट प्रतिरोध यानी कि रो। तो K इजिकल टू किसके होगा? 1/ρ के होगा। अब मात्रक देख लें किसका, इसका क्या मात्रक होगा। अब हम कहते हैं कि विशिष्ट प्रतिरोध रो का जो मात्रक होता है वो होता है ओम मीटर। तो कॉपा का मात्रक क्या होगा, यानी कि चालकता का मात्रक क्या होगा? K का मात्रक क्या होगा? 1/, मात्रक बराबर 1/, ओम मीटर। भाई मेरी बात आप समझ रहे होंगे। हम जानते हैं चूंकि R इजिकल टू रो इंटू L/A था, यहां से हमने निकाला रो इजिकल टू क्या था? R इंटू A/L। तो हमने कहा इसका मात्रक क्या था? R का मात्रक क्या था? ओम। और ये मीटर स्क्वायर बटे मीटर कटा था तो क्या आ गया था? मीटर। तो रो का मात्रक क्या था? ओम मीटर।
तो अब सोचिए के का मात्रा क्या होगा, 1/रो है तो 1/ओम मीटर आ जाएगा। अब प्रति ओम को हम कहते हैं सीमेंस, तो के का एक और मात्रक लिख सकते हैं, के का मात्रक 1/ओम को क्या लिख सकते हैं, सीमेंस, और बटे क्या आ गया, मीटर। और प्रतीक के रूप में कहा जाए तो सीमेंस का प्रतीक होता है एस, और मीटर को क्या लिखते हैं, एम, तो इसका मात्रक एस पर एम, इस प्रकार से इसे लिखा जा सकता है। तो ये किसको प्रदर्शित कर रहा है प्यारे बच्चों, ये प्रदर्शित कर रहा है चालकता को, जो कि विशिष्ट चालकत्व को ही प्रदर्शित करता है। और हमने कहा जैसे हम विशिष्ट प्रतिरोध को प्रतिरोधकता बोलते हैं, आईयूपीएससी ने कहा नहीं विशिष्ट प्रतिरोध मत बोलिए, क्या बोलिए, प्रतिरोधकता बोलिए, वैसे ही विशिष्ट चालकत्व को हम क्या कहेंगे, चालकता कहेंगे। तो और यह उसका क्या है, मात्रक है। तो मुझे लगता है इतनी बातें अब आपको आसानी से समझ में आ गई होगी। तो प्यारे बच्चों आज आप इतनी तैयारी कीजिए, फिर हम अपने अगले टॉपिक में इससे आगे की बातों को कंटिन्यू करेंगे। यदि आज के टॉपिक में आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। ये टॉपिक आज के जितने अधिक बेनिफिशियल आपके केमिस्ट्री के लिए होंगे, उतने ही अधिक ये बेनिफिशियल आपके किसके लिए होंगे, फिजिक्स में भी होंगे। पहले भी आपने चीजें पढ़ी हुई होगी, ओम का नियम हो गया, प्रतिरोध हो गया, ये तो पहले भी पढ़ा हुआ है। अब विशिष्ट प्रतिरोध हो गया या विशिष्ट चालकता होगी या प्रतिरोधकता हो गई, ये सब चीजें इसमें कुछ नहीं आई है। तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।